मैं लगभग 7 साल का था जब मुझे पहली बार काठमांडू के रॉयल पैलेस जाने का मौका मिला। और उस वक्त मुझे सिर्फ इतना पता था कि नेपाल के राजा इसी पैलेस में रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे एक बात पता चली कि इसी महल की दीवारों के बीच एक ऐसी रात भी गुजरी थी जिसने नेपाल को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। नेपाल के राजा की मौत के साथ साथ नेपाल की रानी की भी मौत हुई और 15 मिनट के अंदर अंदर पूरी फैमिली टूट के बिखर गई। और तब से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिरकार उस रात ऐसा क्या हुआ कि पूरी फैमिली को एक साथ मारना पड़ा। और आज मैं वही कहानी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाओगे कि नेपाल के लोग आज भी ऑफिशियल कहानियों के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते। 1 जून 2001, नारायण हीती पैलेस, काठमांडू। रॉयल फैमिली अपनी रेगुलर प्राइवेट डिनर मीटिंग के लिए इकट्ठी हुई थी। नो मीडिया, नो पॉलिटिशियंस। फैमिली मेंबर्स हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और अपनी शाम को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन किसी को इतना भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट नेपाल की हिस्ट्री पूरी की पूरी चेंज कर देंगे। क्योंकि रात खत्म होने से पहले पहले नेपाल के राजा और रानी के साथ रॉयल फैमिली के कई सारे मेंबर्स मर चुके होंगे। और सबसे शॉकिंग बात, जिस इंसान के ऊपर इन सभी मर्डर्स का इल्जाम लगने वाला था वो और कोई नहीं बल्कि रॉयल फैमिली का ही एक मेंबर था। लेकिन उस रात तक पहुंचने से पहले हमें उस इंसान के बारे में समझना पड़ेगा जो इस मर्डर मिस्ट्री के बीचों बीच खड़ा था, क्योंकि पूरी कहानी इसी इंसान से शुरू होती है। उस आदमी का नाम था दीपेंद्र, नेपाल के क्राउन प्रिंस, जो एक दिन नेपाल के राजा बनने वाले थे। आम लोगों की नज़रों में दीपेंद्र के पास सब कुछ था, पावर, स्टेटस एंड रिस्पेक्ट, और एक ऐसा ताज जो उनका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन जो लोग दीपेंद्र को पर्सनली जानते थे वो उसे किसी फ्यूचर किंग के रूप में नहीं देखते थे, वो उन्हें अपने दोस्त के रूप में देखते थे। दरअसल दीपेंद्र के दोस्त उन्हें एक निकनेम से बुलाते थे जो कि था डिपे। नेपाल के क्राउन प्रिंस काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन थे और मिलिट्री की ट्रेनिंग भी ले चुके थे। उनको वेपन्स और मिलिट्री हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने नेपाल में पढ़ाई करी और बाद में इंग्लैंड के इटॉन कॉलेज में एडमिशन लिया। काफ़ी लोगों को यही लगता था कि दीपेंद्र नेपाल को एक मॉडर्न डायरेक्शन की ओर लेकर जाएंगे। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो उनकी ज़िंदगी को पूरा का पूरा बदलने वाली थी, और वो चीज़ थी प्यार। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान दीपेंद्र की मुलाकात एक लड़की से होती है जिनका नाम था देवयानी राणा। देवयानी एजुकेटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी थी, और देखते ही देखते दीपेंद्र की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा भी बन गई थी। जो रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ था धीरे धीरे करके प्यार में बदल गया, और फिर प्यार इतना गहरा हो गया कि दीपेंद्र ने अपना पूरा फ्यूचर देवयानी के साथ देखना शुरू कर दिया। लेकिन क्राउन प्रिंस और देवयानी की शादी के लिए कहानी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि था रॉयल पैलेस। आम लोगों के बीच में ऐसी बातें काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है। मानो अगर दो जने आपस में प्यार करते हैं तो उनका रिव्यू बस यही होता है कि शादी कर लो। लेकिन रॉयल फैमिलीज़ में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ आती है। रॉयल फैमिलीज़ में शादी सिर्फ एक डिसीज़न नहीं होता, वहाँ पॉलिटिक्स होती है, ट्रेडिशंस होते हैं और फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस रिश्ते से रॉयल फैमिलीज़ में कई सारे लोग नाखुश थे, खासकर तब जब बात उनकी शादी तक पहुंच गई थी। टेंशन पहले ही इतनी थी और वो लगातार टाइम के साथ साथ बढ़ रही थी। इस बात को ऐसे समझो कि तुम किसी कंट्री के होने वाले राजा हो। एक दिन ताज तुम्हारा ही होना है और तुम्हारी बातें पूरे देश में मानी जाएंगी। तुम अपनी मर्जी से काफ़ी चीज़ें भी कर सकोगे, लेकिन आज की डेट में तुम उस लड़की से शादी तक नहीं कर पा रहे जिससे तुम इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हो। टेंशन बढ़ती जा रही थी और सारी चीज़ें एक ब्रेकिंग पॉइंट पर आ रही थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये चीज़ किसी को नहीं पता था कि ये ब्रेकिंग पॉइंट कितना करीब था। एंड फाइनली द मैसेकेयर नाइट, 1 जून 2001। रॉयल फैमिली अपने मंथली प्राइवेट डिनर के लिए इकट्ठी हुई थी। स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था, सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से मिल रहे थे और बातें कर रहे थे। और फिर रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपेंद्र डिनर छोड़कर अपने रूम में चले गए। सोचो, तुम अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो, सब कुछ नॉर्मल लगता है, और फिर अचानक एकदम से सब कुछ बदल जाता है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो रूम में अचानक फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं
तो कुछ लोग वहीं शॉक में जाम हो जाते हैं और देखते ही देखते रॉयल फैमिली के कई सारे मेंबर्स गोलियों का शिकार बन जाते हैं, जिनमें थे किंग वीरेंद्र, क्वीन ऐश्वर्या और उनके साथ उनके कई सारे रिलेटिव्स। जो डिनर कुछ मिनट पहले तक एकदम नॉर्मल लग रहा था, अब एक नेशनल ट्रेजेडी बन चुका था। और कुछ देर बाद सब कुछ खत्म हो गया, एकदम खामोशी छा गई और नेपाल फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। I'm here to give my condolence to our great king. I'm here to say goodbye to our king for the last time. और जिस इंसान पर इस मैसेकेयर का इल्जाम लगा वो तुरंत नहीं मरा, वो कोमा में था मगर जिंदा था। और क्योंकि किंग वीरेंद्र की उसी रात मौत हो चुकी थी, तो अगला राजा कौन बना? जी हाँ, दीपेंद्र। एक ऐसे राजा जो मैसेकेयर की रात के बाद हॉस्पिटल के बेड में कोमा में थे। और फिर कुछ ही दिनों बाद राजा दीपेंद्र की भी मौत हो जाती है और नेपाल का ताज चला जाता है दीपेंद्र के अंकल ज्ञानेंद्र शाह को। और इसी पॉइंट से स्टार्ट होती है वो मिस्ट्री जो आज तक जिंदा है। इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट हुई, एविडेंसेस को भी देखा गया और विटनेसेस से बात करी गई एंड फाइनली ऑफिशियल कंक्लूजन में ये सामने आया कि असली कातिल और कोई नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ही थे। उस पॉइंट के बाद ऑफिशियली उस केस को क्लोज कर दिया गया, लेकिन पब्लिक के लिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ से शुरू हुई थी। वो सवाल जो आज तक जिंदा है कि इतनी सिक्योरिटी के बीच में ये सब कैसे हुआ और कुछ डिटेल्स इतनी अनक्लियर क्यों थी। इतने सारे लोग आखिरकार ऑफिशियल कहानी पर भरोसा क्यों नहीं कर पाए। Nobody believes this thing. No, he couldn't have done this. No. और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरा सच कभी बाहर भी आया था? नेपाल भर में रूमर्स फैलने लगे, ऑल्टरनेटिव थ्योरीज सामने आने लगी और तो और डिबेट्स भी शुरू हो गई और ये मिस्ट्री और ज्यादा गहरी होती चली गई। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो एक चीज मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअल फैक्ट्स नहीं बल्कि थ्योरीज हैं। और इन सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी थी किंग वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र शाह की, क्योंकि मैसेकेयर वाली डिनर नाइट में ज्ञानेंद्र शाह आए ही नहीं थे और ट्रेजेडी के बाद वही राजा बने। कुछ लोगों ने इस डिसीजन को सस्पिशियस माना और कई लोगों ने हिडन पॉलिटिकल मोटिव्स की भी बात करी, लेकिन इतने सालों की स्पेकुलेशन के बाद भी ऐसा कोई कंक्लूसिव पब्लिक एविडेंस सामने नहीं आया जो कि इन थ्योरीज को प्रूव भी करे। और शायद यही वजह है कि ये डिबेट आज की डेट में भी जिंदा है। उस रॉयल मैसेकेयर इंसिडेंट ने सिर्फ लोगों की जान नहीं ली बल्कि पब्लिक ट्रस्ट को भी हिला दिया और मोनार्की की पूरी इमेज को ही बदल के रख दिया। काठमांडू में आज भी नारायण हीति पैलेस पब्लिक के लिए ओपन है, लोग वहां जाते हैं, फोटोज क्लिक कराते हैं, वहां की हिस्ट्री को जानते हैं। लेकिन इस महल की दीवारों के बीच एक सवाल आज भी गूंजता है कि आखिरकार 1 जून 2001 की रात को सच में क्या हुआ था। क्या ऑफिशियल कहानी जो पब्लिक को बताई गई थी वो पूरी की पूरी सच है, या फिर कहानी का कोई हिस्सा आज भी अंधेरे में रखा गया है? शायद इसका जवाब हम कभी नहीं जान पाएंगे और इसीलिए नेपाल रॉयल मैसेकेयर केस दुनिया के कई मिस्टीरियस केसेस में से एक माना जाता है। तुम सबको क्या लगता है आखिरकार उस रात को रॉयल पैलेस में क्या हुआ था? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर आपको मिस्ट्रीज, डार्क हिस्ट्री, पैरानॉर्मल स्टोरीज और अनएक्सप्लेन्ड स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो करके जाना, क्योंकि ये वीडियो डील विद समीर की सिर्फ शुरुआत है। आगे काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रीज और स्टोरीज एक्सप्लेन करनी बाकी है।